तो 631 नंबर आया था, तो मैं महीने भर खुश था कि हाँ चलो सिलेक्शन तो हो गया। फिर 4 जून को जो रिजल्ट आया उसमें सारी चीज़ें तो बहुत मतलब बिल्कुल अलग ही हो गई। एलिजिबल हैं, हमने मेहनत करके इतने अच्छे मार्क्स लेकर आए हैं, उसके बाद भी हमें मेडिकल कॉलेज नहीं मिल रहा है जिसके लिए हम डिजर्व करते हैं, उसके लिए मार्क्स लाए हैं हम। 1563 बच्चों को ग्रेस मार्क दिया। अगर 1563 बच्चों को आपने ग्रेस मार्क दिया तो सिर्फ रैंक जो है 1563 2000 3000 तक बढ़ जाता चलता है, लेकिन रैंक बढ़ा है 20 से 25000। हमें नहीं पता ना 1563, आपने लिस्ट जारी नहीं करी, कोई डाटा जारी नहीं करा, आपने सिर्फ बोला है। ऐसा मैं कह सकता हूँ मेरे 720 मार्क्स है, आप मुझसे सबूत मांग लोगे तुरंत कि क्या सबूत है तुम्हारे पास 720 मार्क्स है, क्योंकि मेरे लिए सबूत के लिए मेरी OMR है ना। आपने क्या सबूत दिया है हमें? सबूत के तौर पे तो कुछ दिखाया ही नहीं है। आपने 1563 को दिए कि 10,000 बच्चे को दिए कि 20,000 बच्चों को दिए या 50,000 बच्चों को आपने ग्रेस मार्क? इसका कोई जो हमें लिखित में प्रूफ चाहिए ना, कोई इसका पक्का प्रूफ तो दे नहीं रहा एनटीए ने मुंह से कहा है कि हमने 1563 बच्चों को दिए। क्योंकि एक बच्चा 50 पेपर नहीं दे रहा है या 5 पेपर नहीं दे रहा है जो रैंक 25 या 30,000 नीचे जा रही है, एक बच्चा एक ही पेपर दे रहा है। तो 1500 2000 जाना सही था, लेकिन 1563 से 30,000 रैंक जाना इम्पॉसिबल। इस बात पे बिल्कुल भी नहीं मान रहे कि पेपर लीक हुआ है। अब बोले कि दिस इज छोटा मोटा ह्यूमन एरर। हमने कहा सर आपको लग रहा है ये छोटा मोटा ह्यूमन एरर है, ये बहुत बड़ा ह्यूमन एरर है। ये 25 लाख बच्चों का नहीं, 25 लाख परिवारों का सवाल है। क्योंकि आप अपने स्टूडियो में देख लीजिए, बच्चे आए हैं, उनके पापा क्यों आए? अगर सिर्फ 25 लाख बच्चों का सवाल होता तो उनके पेरेंट्स क्यों आते? नीट इतना ज़रूरी क्यों है आपके लिए? मैंने कंडीशन देखी है, मैंने पैसा इंपॉर्टेंट होते हुए देखा है मेडिकल लाइन में। एक्चुअली मेरी मम्मा जब बीमार थी तो उन्होंने ऑपरेशन इसी वजह से नहीं कराया कि मेरी बहनों की शादी हो जाएगी। कि एनटीए का दो ही, एक तो नॉन ट्रस्टिंग एजेंसी है और दूसरा नालायक टेस्टिंग एजेंसी है। नॉन ट्रस्टिंग इसलिए है कि इन पे कभी ट्रस्ट नहीं कर सकते कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, और नालायक टेस्टिंग एजेंसी इसलिए है कि इनसे पेपर सेट नहीं हो रहे हैं ठीक से। लास्ट टाइम मेरे 600 पे 29,000 रैंक थी और इस बार 631 पे मेरे 47,000 रैंक है। मतलब साल भर का मेहनत तो ऐसे ही एनटीए ख़त्म कर गया। जब हमारा पेपर हुआ था, जब हम पेपर के बाद नंबर लगाए थे, तो मेरा एक दोस्त है तो ये कह रहा तुम तो कार्डे पे खेल रहे हो, तुम्हारा तो हो जाएगा, तुम्हें तो 450 पे ही मिल जाएगा, तुम्हें तो 450 पे ही मिल जाएगा। लेकिन उन्हें कौन बताया 450 तो मेरे पिछली बार भी थे, पिछली बार नहीं मिला मुझे। तो एक जो वो बना रखी है ना मानसिकता कि SC वाला है तो हो जाएगा, इसे नंबर की ज़रूरत नहीं है, फ्री में मिल जाएगी इसे तो सीट, तो काफ़ी चीज़ें इग्नोर करनी पड़ती है। नीट की परीक्षा में हुई कथित धांधली को लेकर जो मामला गरमाया हुआ है, उसको लेकर तमाम छात्र जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, 2 दिन तक अभी जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ। उस परीक्षा को लेकर ये भी सवाल उठे कि पेपर लीक हुआ है, कुछ मार्क्स को लेकर हुआ कि ग्रेस मार्क्स दिए गए। ऐसे तमाम छात्र हमारे साथ हैं जो विरोध प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। मेरी साथी हैं सुमेधा और मैं, दोनों हम जो परीक्षार्थी हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है उनसे बातचीत करेंगे, उनके परिजन भी हमारे साथ हैं। तो अपने आपको सब इंट्रोड्यूस कर दे एक बारी। मेरा नाम हर्ष दुबे है, मैं कन्नौज यूपी से आया हूँ। 627 मेरे मार्क्स आए हैं, 50,000 रैंक है, जो कि हर बार जो है 12 to 15,000 आती है। आप? मेरा नाम हरिंदर है और मैं गाजियाबाद में रहता हूँ। मेरे 548 मार्क्स है और मेरी रैंक है 1,44,000। और आपके मार्क्स? 548, जो कि पिछले साल जानी चाहिए थी 50 से 55 के बीच में। इस साल वो रैंक गई है बिल्कुल 1,44,000, तो कॉलेज के बिल्कुल ही चांस लो है। आप दिल्ली के रहने वाले? नहीं, गाजियाबाद। गाजियाबाद। तो अभी भी आप दिल्ली कितने दिन से आए हैं? ट्रैवलिंग कर रहा हूँ मैं रेगुलर बेसिस पे। अच्छा। 5-6 दिन हो गए मुझे भी प्रोटेस्ट करने के लिए रोज़ सुबह? हाँ, रोज़ सुबह से। मेरा नाम विकास है और मैं हरिशहर दिल्ली से हूँ। मेरे 4th अटैम्प्ट था और मेरे मार्क्स थे 629 और मेरी रैंक थी 49,515। 4th अटैम्प्ट? यस मैम। ओके। और आपके पिछले अटैम्प्ट्स में किस किस टाइप के मार्क्स आए थे? मैम मेरा जो फर्स्ट अटैम्प्ट था 2021 में, उसमें मेरे मार्क्स थे 357। उससे सेकंड अटैम्प्ट जो था उसमें 459 मार्क्स थे। फिर थर्ड अटैम्प्ट था उसमें थे 494। ये जो 4th अटैम्प्ट था मेरा जो अभी दिया है मैंने, इसमें थे 629। काफ़ी अच्छा स्कोर है। यस आप? मैम। मेरा नाम सुशील कुमार है, मैं मयूर विहार दिल्ली से हूँ और मेरे इस अटैम्प्ट में मेरे 631 मार्क्स हैं और इस पे मेरी रैंक बनी है 47,085। जो जर्नली 631 मार्क्स पे 13,000 12,000 रैंक बनती थी, वो इस बार 47,085 बनी है। तो मुझे ये रैंक इन्फ्लेशन से बहुत दिक्कत है एनटीए के, कि ऐसे मतलब एकदम से 1 साल के अंदर 30,000 का रैंक इन्फ्लेशन कैसे हो गया। हम इसके ऊपर भी बाद में आएंगे क्योंकि काफ़ी सवाल उठ रहे हैं कि इस बार रैंक इन्फ्लेशन वाला एक बहुत बड़ा मुद्दा सामने आ रहा है, जो मतलब मुद्दा बन रहा है, बट हमारे व्यूअर्स के लिए हम उसको बाद में समझाएंगे। सर आप? मैं हर्ष का पिता हूँ, हरिओम दुबे। जिस समय ये रिजल्ट आया तो मैं ये टीवी देख रहा था, इस सरकार बनवा रहा था जो बनी हुई है, इसमें टीवी बैठ के बनवा रहा था, वहाँ से पावर दे रहा था कि सरकार बन जाए, सरकार बन जाए। कर रहे थे। मैं टीवी बैठ के बड़ी खुशी हो रही थी कि मैं सपोर्टर हूँ। हर आदमी का अपना अपना विचार होता है, तो मेरा विचार था सरकार जो बनी इसके लिए था। और मेरे पापा रिजल्ट आ गया मेरा,
अरे तुम देखो जाके अपना हटो। लेकिन छोटा वाला तो दूसरे मार्क पर करता है, पापा रैंक तो उनकी पिछली तक डाउन हो गई। अरे ऐसा कैसे हो गया, ये क्या है? एकदम मतलब चुनाव वो खत्म हो गई सरकार, क्योंकि एकदम प्रेशर आया कि एकदम से जैसी रैंक पिछली साल से ज़्यादा है, मार्क्स तो 65 बढ़े हैं और रैंक डाउन। ये क्या रीजन? इस पे भी हम आए। सर आपका परिचय? मेरा नाम विजय कुमार है। मेरे बेटे ने एग्ज़ाम दिया था इस साल, उसके स्कोर भी 620 आया है और रैंक है उसकी 58,700 के समथिंग। तो आप सब एक कॉमन मुद्दा उठा रहे हैं कि आप लोगों के इतने मार्क्स आ गए हैं, फिर भी रैंक इतना, आप लोगों का रैंक बहुत पीछे आया है, जो जनरली ऐसा नहीं होता था। एक हम लोगों के व्यूअर्स के लिए एक क्विक डेटा पॉइंट देते हम कि इस बार 67 बच्चों के 720 मार्क्स आए हैं। 720 मार्क्स का पेपर होता है और आई थिंक इतना आसान नहीं है, क्योंकि पिछले साल 2023 में सिर्फ 2 बच्चों के 720 मार्क्स आए थे, मतलब कि सिर्फ 2 ऑल इंडिया टॉपर्स थे इस एग्जाम में। और 2022 के अंदर 4 टॉपर्स थे, लेकिन चारों में से किसी के भी 720 मार्क्स नहीं आए थे। तो ये 67 बच्चों के इतने मार्क्स आए हैं। तो क्या इन सब चीज़ों और रैंक, तो फिर रैंक कैसे इन्फ्लेशन हुआ है आपका? क्या आप कोई आप में से बता सकता है हम लोगों के लिए? क्योंकि कुछ बच्चों को मार्क्स फ्री में मिल गए ना, तो वो बच्चे आगे निकल गए हमसे। हुआ क्या कि 1563 बच्चों को ग्रेस मार्क दिया। अगर 1563 बच्चों को आपने ग्रेस मार्क दिया तो सिर्फ रैंक जो है 1563 2000-3000 तक बढ़ जाता चलता है, लेकिन रैंक बढ़ा है 20 से 25,000। और आप सिर्फ देख रहे हैं कि जो 1563 बच्चे ग्रेस मार्क वाला है बस उसको देख रहे हैं। आप ये देख ही नहीं रहे कि चीटिंग भी हुआ है। जो 1563 बच्चों को तो आपने हमसे आगे निकाल दिया, और जो 20 से 25,000 बच्चे चीटिंग करके हमसे आगे निकल गए, आप उस बात पर कोई एक्शन ही नहीं ले रहे हैं। आप उस चीज़ को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर रहे हैं कि हाँ चीटिंग भी हुआ है, पेपर लीक भी हुआ है। आप मान ही नहीं रहे कि हाँ लीक भी हुआ। लेकिन आज जब हम सर से मिले तो उन्होंने कहा कि हाँ हमने भी देखा है जो बिहार वाला सिस्टम है और गोधरा का, हाँ पेपर लीक हुआ है। लेकिन अब आप सोच रहे हो कि पेपर लीक सिर्फ पटना में ही हुआ है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि पटना से अगर पेपर निकल गया है, उसकी अगर पिक एक बार आ गई फोन में, तो फिर तो सोशल मीडिया से कहीं भी भेजी जा सकती है। जब हम एनटीए के डायरेक्टर से मिले थे तो उन्होंने बोला कि जो पेपर लीक हुआ है पटना में हुआ है, हमने वहाँ रिसर्च कराई। तो आप गेस करो कि कितने बच्चों के वहाँ 720 आउट ऑफ 720 आए होंगे। तो हमने बोला एक बच्चे का, कि बिल्कुल सही आंसर। हमने कहा एक बच्चे का भी आना बड़ी बात है भाई, एक डिस्ट्रिक्ट से अगर एक बच्चा 720 ला रहा है तो बड़ी बात है। आप समझ रहे हैं छोटी बात है कि एक बच्चे का ही सिर्फ आया जहां पेपर लीक हुआ, और आप सिर्फ इन्वेस्टिगेशन सिर्फ पटना में ही क्यों कर रहे हैं भाई? ऑल ओवर इंडिया कीजिए ना, क्योंकि पेपर तो वहां से फिर कहीं भी जा सकता है। और आप सोच रहे सिर्फ पटना में हुआ। उनके साथ में एक मतलब उनका कोई मतलब सलाहकार जो लड़का था, उसको सारे डाटा वगैरह रटे हुए थे, वही सब बातें पीछे से बता रहा था कि सर ये इतना डाटा है, जो एनटीए के डायरेक्टर सर थे। तो अब वो बोला कि अब वहाँ हमने ये भी देखा है कि 25,000 बच्चे थे, उनमें से 12,000 बच्चों ने मतलब बहुत सारे डाटा उसने बताया मुझे। और लेकिन इस बात पे बिल्कुल भी नहीं मान रहे कि पेपर लीक हुआ है। अब बोले कि दिस इज छोटा मोटा ह्यूमन एरर। हमने कहा सर आपको लग रहा है ये छोटा मोटा ह्यूमन एरर है, ये बहुत बड़ा ह्यूमन एरर है। ये 25 लाख बच्चों का नहीं, 25 लाख परिवारों का सवाल है। क्योंकि आप अपने स्टूडियो में देख लीजिए, बच्चे आए हैं, उनके पापा क्यों आए? अगर सिर्फ 25 लाख बच्चों का सवाल होता तो उनके पेरेंट्स क्यों आते? जो रिजल्ट 4 तारीख में आया, जो आज आने वाला था, वो 4 तारीख में आया, जिस दिन लोकसभा चुनाव के नतीजे आने वाले थे। तो सबसे पहला रिएक्शन आपका क्या था जब रिजल्ट आया? क्योंकि वो आज आने वाला था, मतलब 10 दिन पहले अचानक से ये पता चला कि रिजल्ट आ गया, क्योंकि डेट उसकी फिक्स थी। तो सबसे पहला रिएक्शन हम लोग सोच रहे थे कि आज रिजल्ट आने वाला ही नहीं है। बाय द वे एकदम से फ़ोन आता है मेरे पास कि आपका रिजल्ट कैसा रहा। तो हमने कहा मैम आज रिजल्ट कहाँ आया है? तो हम लोग तो टीवी देख रहे थे कि वो इलेक्शन के रिजल्ट वगैरह, तो पता लगा कि हाँ रिजल्ट तो आ गया है। तो हमने रिजल्ट चेक किया, मार्क्स तो सही बन रहे हैं, लेकिन जब रैंक को देखा तो तुरंत पता चला कि यार रैंक तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो हमें लगा इस बार कट ऑफ बहुत कसके हाई हो रही है, लेकिन ऐसा रियलिस्टिक पॉसिबल नहीं था। तब तक पता चला कि बच्चों के मार्क्स जो है 718 719 आ रहे हैं। तो हमने चेक किया कि यार 718 719 नंबर कैसे आ रहे हैं। तो इस चीज़ पर कोई भी पहले एनटीए ने कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं दिया कि हमने ग्रेस मार्किंग का भी कोई रूल रखा है। ऐसा कोई नोटिफिकेशन मतलब आया नहीं था कि ग्रेस मार्किंग का भी कोई रूल है। तो बच्चे बहुत कसके एकदम से शॉक्ड कि भाई ये क्या 718 719 नंबर पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि 720 नंबर का पेपर है। अगर एक क्वेश्चन आप गलत छोड़ते हैं तो 716 आने चाहिए, अगर आप एक गलत कर दें तो 715 आने चाहिए, लेकिन नंबर आ रहे हैं 718 719, 17 18 19 तो पॉसिबल ही नहीं है। तो बच्चों ने सवाल उठाया कि भाई ऐसा कैसे एनटीए हो सकता है? तो एनटीए ने बोला कि हमने बच्चों को ग्रेस मार्किंग दिया है। तो हमने पूछा सर ये ग्रेस मार्किंग किस बेस पे दिया आपने? बोला कुछ जगहों पे क्या है कि पेपर थोड़ा देर में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, कुछ टाइम लग गया वहाँ पे, कुछ गलत पेपर चला गया, तो हमने उनको बाद में कंपनसेट कर दिया मार्क्स को। हम परसों जो है एनटीए के डायरेक्टर सर से भी मिले थे, तो उनसे हमने पूछा सर ये ग्रेस मार्क क्यों दिया आपने? तो बोला नहीं वो ग्रेस मार्किंग नहीं है, इसको सोशल मीडिया पे ग्रेस मार्क बोला जा रहा है, हमने इसको कंपनसेट किया। हमने कहा सर आप कंपनसेट कैसे कर सकते हैं? बिकॉज यहाँ 3
पार्ट है पेपर के, क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो सबसे सिंपल है, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स। तो बच्चा पहले अटेम्प्ट तो बायो करता है, उसकी शुरुआत में इफिशियंसी और उसका एक्यूरेसी हाई है, लेकिन बाद में वो फिजिक्स सॉल्व कर रहा है तो उसकी इफिशियंसी और एक्यूरेसी कम है। तो शुरुआत के टाइम को आप लास्ट के टाइम से कैसे कंपनसेट कर सकते हैं? और आपने टाइम को मार्क्स से कंपनसेट कर दिया, जबकि टाइम को टाइम से कंपनसेट करना चाहिए था। तो बोल रहे हैं कि नहीं, वहाँ सेंटर पे थोड़ा टाइम कम हो गया। तो हमने कहा सेंटर वालों को आपको पहले से अवेयर करना था कि अगर टाइम कम पड़ जाए तो आपको टाइम बढ़ाना है, वहाँ मार्क्स नहीं बढ़ा सकते ना, क्योंकि इससे रैंक कितना आगे बढ़ रहा है। तो इस पे कोई क्लैरिफाई उन्होंने आंसर दिया नहीं हम लोगों को, बस गोलमोल आंसर घुमा घुमा के दे रहे थे। तो अभी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया है, जिन 1500 बच्चों को 1563 बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिला है, उन लोगों के आगे दो ऑप्शन है, या तो वो मार्क्स एक्सेप्ट कर लें जिन पे उनका बिना ग्रेस मार्क्स के, या फिर दोबारा एग्जाम में अपीयर हो जाएं। तो क्या आप लोग इनसे संतुष्ट हैं? नहीं मैम, बिल्कुल भी नहीं, इससे तो बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं, क्योंकि हमें नहीं पता ना 1563, आपने लिस्ट जारी नहीं करी, कोई डाटा जारी नहीं करा, आपने सिर्फ बोला है। ऐसे मैं कह सकता हूँ मेरे 720 मार्क्स है, आप मुझसे सबूत मांग लोगे तुरंत ही कि क्या सबूत है तुम्हारे पास 720 मार्क्स है, क्योंकि मेरे लिए सबूत के लिए मेरी OMR है ना। आपने क्या सबूत दिया है हमें? आपने कोई सबूत थोड़ी दिया 1563 है। आप तो अपना गलती छुपाई है ना, आपने सिर्फ नंबर दे के, हमें नंबर दे के गुमराह कराया आपने, और कुछ नहीं करा। आपको लग रहा है दे देंगे जितने मर्जी को, क्या बात चल रही है, 1563 बोल देंगे, कौन सा हमसे कोई सबूत मांग रहा है? और जब आपसे सबूत मांगने की बात आई तो आपने सबूत दिया क्यों नहीं? फिर हम कैसे मान लें 1563 ही है? 15,000 हो सकता है, 20,000 हो सकता है, क्योंकि एक बच्चा 50 पेपर नहीं दे रहा है या 5 पेपर नहीं दे रहा है जो रैंक 25 या 30,000 नीचे जा रही है, एक बच्चा एक ही पेपर दे रहा है। तो 1500 2000 जाना सही था, लेकिन 1563 से 30,000 रैंक जाना इम्पॉसिबल। 20 पेपर नहीं दे रहा है एक बच्चा, तो ये इस बात से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। वो तो नंबर है गुमराह करने के लिए कोई, और सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने कोई डाटा नहीं दिया अभी तक। तो फिर 1563 कैसे हो गए? हम भी नहीं मान रहे, आप भी नहीं मान रहे हो, ना कोई सबूत है ना कुछ। मैं कह रहा हूँ ना, मेरे 720 मार्क्स हैं, मान लीजिए, दे दीजिए मेरे रिजल्ट 720 से थे, आपने रिजल्ट में मेरे कम करे, तो मानने वाली चीज़ नहीं है ना जब तक मैं डाटा प्रूव ना कर दूँ आपको। पेरेंट्स का क्या व्यू है? क्या आप लोग सेटिस्फाइड है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से? जो 1563 बच्चों का ग्रेस मार्क की तरफ 24 लाख बच्चों का ध्यान लाया जा रहा है NTA द्वारा। ये NTA कह रहा है कि 1563 बच्चे हैं, वो जानबूझ के कि और बच्चों का उस तरफ ध्यान ना जाए जहाँ पेपर लीक हुए हैं, जहाँ OMR सीट भरी गई है पैसे लेके। ये तो इस तरफ ध्यान लाया जाता है कि 1563 बच्चों को हमने ग्रेस, हमें यार हमारे को क्या डाटा दिया आपने? कोई सबूत के तौर पे तो कुछ दिखाया ही नहीं है। आपने 1563 को दिए कि 10,000 बच्चे को दिए कि 20,000 बच्चों को दिए या 50,000 बच्चों को आपने ग्रेस मार्क? इसका कोई जो हमें लिखित में प्रूफ चाहिए ना, कोई इसका पक्का प्रूफ तो दे नहीं रहा NTA ने मुंह से कहा है कि हमने 1563 बच्चों को दिए। तो आप लोगों को बिल्कुल ट्रस्ट शैकल हो चुका है। हाँ, 1500 को उन्होंने कहा है, कष्ट मालूम कहाँ पे होता है, सुप्रीम कोर्ट ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है। बात मतलब मेरी बात है, जो इस लोकतंत्र की जो वादियाँ हैं, ये आप एक वादी है ना, एक वादी लोकतंत्र है, और लोकतंत्र की दूसरी वादी है एक सुप्रीम कोर्ट, और शायद इसमें सबसे मजबूत वादी, यानी कि प्रकाश पुंज में तारा है, चंद्रमा है, सूरज है, तो यानी कि जो सबसे मजबूत वादी सूरज जिसे बोलते हैं ना प्रकाश में, वो सुप्रीम कोर्ट है। लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है, इतना बड़ा प्रकाश होते हुए उसे दिख नहीं रहा छेद कहाँ पे है। ये सवाल नहीं है, ये हमारी फीलिंग है। कोई ये कह दे कि आपने सुप्रीम कोर्ट में सवाल कर दिया, इतनी मेरी औकात कहाँ कि मैं सुप्रीम कोर्ट में सवाल कर सकूँ? नहीं। आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया था कि जो मेंटल स्ट्रेस पड़ता है इससे बच्चों पे, ठीक है, आप भी बता रहे थे आप 4 बार अटेम्प्ट दे चुके हैं, ये आपका 4th अटेम्प्ट था। तो उसके बारे में आप बताएं कि आप इतनी बार अटेम्प्ट देते रहते हैं, तो आपको जब एक रिजल्ट आने वाला होता है उससे क्या उम्मीद होती है? क्या उसके दौरान आपका लाइक मेंटल स्थिति क्या होती है? सबसे पहले तो एक बच्चा जो 12th के बाद फ्रेशर एग्ज़ाम देता है, तो सबसे पहले वो एग्ज़ाम देता है, वो ये नहीं सोचता कि मेरा इस बार हो जाएगा, वो ये सोचता है कि मैं इस बार प्रैक्टिस के तौर पर एग्ज़ाम देता हूँ। जब वो एग्ज़ाम देता है फिर वो एक ड्रॉप लेकर तैयारी करता है, तो वो पढ़ता है, दिन रात पढ़ता है, मेहनत करता है, फिर उसके दिमाग पर ना असर पड़ने पड़ता लगता है, उस चीज़ का एंजाइटी होती है, स्ट्रेस होता है पढ़ाई का, क्योंकि कोई भी बच्चा हर चीज़ को, एक ही चीज़ को 4-4 10-10 बार नहीं पढ़ सकता। उस चीज़ को हमें फिर भी पढ़ना होता है, क्योंकि हमारा एक भी क्वेश्चन ना छूट जाए। हर एक चैप्टर्स के नियरली 400 से 500 क्वेश्चंस हमें करने पड़ते हैं और रिपीटिवली करने पड़ते हैं। अब बच्चे का अगर फर्स्ट अटैम्प्ट में हो जाए, रिजल्ट आ जाए, उसमें उसका सिलेक्शन नहीं होता, तो वो डिप्रेशन में चले जाता है, कुछ दिन तक रहता है। घर वाले कहते हैं कि अब दूसरी फील्ड में चले जाए, लेकिन एक बच्चा एक बार मेडिकल फील्ड में चले जाता है, उसका करता है कि मुझे मेडिकल फील्ड में ही जाना है, अब इससे दूर नहीं जाना, उसे छोड़ने का बिल्कुल मन नहीं करता। और इवन मैम जब मैं 12th में था तो मेरे घर में 6 मेंबर्स हैं टोटल, 6 में से 5 जो थे वो हॉस्पिटलाइज थे, इवन सिर्फ मैं ठीक था
उस टाइम पर, तो वो कंडीशन भी फेस की हैं। और जैसे जैसे ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं, खुद के भी हेल्थ इश्यूज होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं एक बॉय के लिए मिडिल क्लास फैमिलीज में। और मैम जब हमारा एलिजिबल है, हमने मेहनत करके इतने अच्छे मार्क्स लेकर आए हैं, उसके बाद भी हमें मेडिकल कॉलेज नहीं मिल रहा है जिसके लिए हम डिजर्व करते हैं, उसके लिए मार्क्स लाए हैं हम। आपने कैसे तैयारी की उसके बारे में बताइए। मैंने कि इतना सब फाइनेंशियल स्ट्रगल्स थे, हेल्थ स्ट्रगल्स थे, तो आप कैसे, आप किसी कोचिंग क्लास को ज्वाइन किया था आपने या नहीं? मैम स्टार्टिंग में फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया था इनिशियली में, क्योंकि उन्हें पता था कि इस फील्ड में आगे जाके ऐसा सब होता है, धांधलेबाजी होगी और पैसे लगते हैं इस चीज़ में बहुत। हमारी फैमिली मिडिल क्लास फैमिली है, इतना पैसा नहीं है, बट मैंने इनिशिएटिव शुरू किया कि मैं इस चीज़ के लिए आगे जाऊंगा और मैं पढ़ूंगा, क्योंकि मेरा ब्रेन है, मैं पढ़ सकता हूँ। मेरे घर में कोई इतना इंटेलिजेंट नहीं है, पूरे मेरे परिवार में कोई नहीं है, पर मैं पढ़ सकता हूँ, तो मैंने वहाँ से पढ़ना स्टार्ट किया। कोचिंग का था इनिशियली, कोचिंग का खर्चा, थोड़ा खर्चा मैंने खुद उठाया, थोड़ा फैमिली ने सपोर्ट किया, तो उस चीज़ से कोचिंग का थोड़ा निकल गया। लेकिन जब नीट के एग्ज़ाम आया तो इनिशियली लोकल कोचिंग पर जाना पड़ा, क्योंकि हम स्टैंडर्ड कोचिंग पर तो जा नहीं सकते, उतना हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो लोकल कोचिंग पर गया मैं। वहाँ पर जो था इनिशियली बैचेस ठीक चले, कुछ टाइम बाद वो बैचेस इरेगुलर्स हो गए, ना ही प्रॉपर टेस्ट्स होते, तो वहाँ से छोड़ दिया। फिर मैंने सोचा कि सेल्फ स्टडी ही करता हूँ। फिर मैंने सेल्फ स्टडी करता रहा, जो बुक्स थी जो मुझे चाहिए होती थी वो मैंने किसी तरीके से अरेंज की। ये जो अटैम्प्ट था इसमें लास्ट के 1 मंथ में मैं 20-20 घंटे लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ा हूँ। तो ये चीज़ें हैं। और घर वाले भी, जब मैं घर पर जाता था, लाइब्रेरी में खाना लेकर नहीं जाता, घर पे जाता था, 10 मिनट में खाकर वापस जाना, या ऐसा होता है खाना खाने के बाद बच्चों को रेस्ट लेना होता है या थोड़ा घूमना होता है, वो चीज़ भी नहीं कर पाता था मैं। आप भी बताइए, आपकी क्या प्रिपरेशन थी, कितने आप कैसे प्रिपेयर करके कितनी बार अटेम्प्ट दिया आपने? मैम मेरा 5th अटेम्प्ट था ये। 5th अटेम्प्ट। सेल्फ स्टडी से है, तो जैसी इनकी कंडीशन है घर की वैसी मेरी है। मेरी थोड़ी ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि मेरे लिए तो सब पीछे ही पड़े हुए हैं मेरे तो, क्योंकि फैमिली में मम्मा है नहीं मेरी, पापा ठेली चलाते हैं मेरे। अच्छा। सामान डिलीवर करने की, तो वो चलाते हैं। और फिर 2 बहनें, उनकी शादी हो चुकी है, तो घर पे खाने वाना नहीं, थोड़ी दिक्कत है, तो मेरी शादी के पीछे ही सब लगे हुए हैं, सारे रिश्तेदार सब। तो ये वाला अटैम्प्ट तो मैंने घर वालों से रो धो के मांगा है। अच्छा। मेरे घर वाले बिल्कुल भी नहीं दे रहे थे। फिर उसमें ऐसा भी था कि घर वालों से पैसे नहीं मांग सकते, कोचिंग पढ़ाई, आप 2-2 महीने जॉब करिए खुद, उनसे 10-10 हज़ार रुपये की जॉब करके 20 हज़ार रुपये जमा करके, फिर उसमें लाइब्रेरी का पैसा भी दिया है, सब कुछ करा, तो सब कुछ अपने पैसों से। क्या जॉब किया आपने? LIC में जॉब करी है, उसकी ऑफिस बॉय की। अच्छा, तो आपने दोनों चीज़ें कैसे मैनेज की? मतलब सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक मैं जॉब पे जाता था, उसके बाद रात में पढ़ना। तो सोते कब थे? रात में मतलब 12 से लेकर 4-5 बजे तक ऐसे भी सोना होता था, सब 4-5 घंटे जो भी था। तो फिर उसे पढ़ा, फिर अपने वहाँ रेगुलर चलता रहा। फिर एक टाइम पे आके ऐसा हुआ कि जॉब पे पूरा फोकस जाने लगा, क्योंकि जॉब वाले ऐसा था कि कभी जल्दी बुला रहा है, कभी शाम को, तो बहुत दिक्कत होने लगी। फिर मन भी नहीं करता कि शाम को वहाँ तक थक जाते थे, फिर शाम को आके सोना। स्टार्टिंग में तो सब कुछ हो रहा था, क्योंकि उस समय एक्साइटेड थे कि हो जाएगी, दोनों चीज़ मैनेज हो जाएगी। आते आते लास्ट तक नहीं हुआ, तो फिर पेपर से 2 महीने पहले मैंने जॉब छोड़ दी। फिर उसके बाद फिर 2 महीने लाइब्रेरी ज्वाइन करी, फिर उसका वो पैसा, तो सब कुछ ऐसे ही अरेंज हुआ है। और नोट्स तो पहले के बने हुए ही हैं मेरे, तो फिर उन्हीं पे स्टिक रहा है। मैंने कहा अब नहीं जा रहा। नीट इतना ज़रूरी क्यों है आपके लिए? मैंने कंडीशन देखी है, मैंने पैसा इंपॉर्टेंट होते हुए देखा है मेडिकल लाइन में। एक्चुअली मेरी मम्मा जब बीमार थी तो उन्होंने ऑपरेशन इसी वजह से नहीं कराया कि मेरी बहनों की शादी हो जाएगी। तो चीज़ें देखी हैं, क्योंकि MBBS डॉक्टर जो छूने के पैसे ले लेता 500 रुपये, जो कि नहीं होनी चाहिए थी। कि हाँ माना मेहनत है, हाँ हार्ट की प्रॉब्लम थी मेरी मम्मा को, तो उनके उसके क्या कहते हैं वॉल्व में दिक्कत थी कुछ, तो उसकी वजह से। तो मम्मा जब भी दवाई लेने जाती थी तो वो थोड़ा सा दवाई लिखने के 500 रुपये, मिडिल क्लास फैमिली है, इतना नहीं अफोर्ड कर पाते। तो चीज़ें बदलनी पड़ेंगी किसी को, तो जिम्मेदारी उठाई थी, लेकिन अब मुझे नहीं पता था ये ऐसे जाएगा, कुछ थोड़ा सा स्मूथ गया नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि अभी तक नंबर ही नहीं आ रहे थे। अब के बाद नंबर आया तो भी एडमिशन नहीं है। अभी क्या उम्मीद लग रही है आपको? मैं SC कैटेगरी से हूँ, मेरे हो जाने चाहिए था 548 पर मार्क्स पे मुझे अच्छा कॉलेज मिलता, लेकिन इस साल मुझे पता नहीं कहाँ मिलेगा। कितना पहले उम्मीद थी, क्या कॉलेज की उम्मीद थी? अगर हम पिछले पहले के ट्रैक रिकॉर्ड देखते तो 548 मार्क्स पे आपको किस कॉलेज? दिल्ली में NDMC ये कोई मिल जाता मुझे कॉलेज आराम से। इस बार तो UP में GMC देखना पड़ेगा मुझे। उससे क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ऐसा हो जाएगा दिल्ली में करके काफ़ी पास हो जाता और डेली अप डाउन, फिर बच्चे पढ़ा के अपना सारा खर्चा वहीं से निकल जाता, और फिर डिपेंड होना पड़ेगा घर वालों पे। आपका कितना, कौन सा अटेम्प्ट था? पहला अटेम्प्ट? मैंने 3 बार ये पेपर दिया है। मेरे फर्स्ट में 500 थे और 510 थे, और जो इससे पीछे वाला अटेम्प्ट था उसमें 600 मार्क्स थे, और इस अटेम्प्ट में मेरे 631 नंबर हैं।
लास्ट टाइम भी मैं 10 नंबर से रह गया था और इस बार तो काफ़ी नंबरों से रह गया, इस बार तो 660 गया है कट ऑफ। तो ये था, मेंटल स्ट्रेस तो आ ही जाता है। एनटीए का था मेरे संग तो 2 बार हो गया। लास्ट टाइम मेरा 600 नंबर था, उससे पहले 590 कट ऑफ गया था, तो मुझे लगा 600 है इस बार तो हो जाएगा। बट उस वक्त क्या हो गया, 610 गया था कट ऑफ, तो 10 नंबर से रह गया। तो इस उम्मीद में कर दिया ड्रॉप कि ठीक है नेक्स्ट ईयर कर लेंगे, 600 है अगली बार 600 से कम तो नहीं होने देंगे, 600 के ऊपर ही नंबर जाएगा। तो सोचा था कि हाँ कंपटीशन भी बढ़ेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना बढ़ेगा, 600 बीत जाएगा कट ऑफ, तो अपना देख लेंगे उसके ऊपर तो आ ही जाएगा। तो 631 नंबर आया था, तो मैं महीने भर खुश था कि हाँ चलो सिलेक्शन तो हो गया। फिर 4 जून को जो रिजल्ट आया उसमें सारी चीज़ें तो बहुत मतलब बिल्कुल अलग ही हो गई। तो उसमें आपने कैसे तैयारी की थी? मैंने तो प्रॉपर कोचिंग से करी थी, मतलब अच्छा। हाँ। कि कैसे तैयारी करते थे, कितने घंटे पढ़ते थे? मैम क्या स्केड्यूल रहता था? क्लास लेता था, घर पे आके पढ़ता था, तो वहाँ पे जो भी पढ़ाते थे घर पे आके अपना डीपीपी मॉड्यूल ये सब सॉल्व करके टेस्ट सीरीज़ में अच्छा परफॉर्म करते थे। तो इस बार तो ये था कि मेरा मेन एग्ज़ाम में सिली मिस्टेक नहीं रुकी तो मेरा नंबर कम हो गया, और ठीक है नहीं हुआ, नहीं तो उस समय ज़्यादा दुख होता जब 650 और 655 आते फिर और नहीं होता। तो ये तो 631 है तो ज़्यादा है, लेकिन यही है कि एनटीए का दो, ये एक तो नॉन ट्रस्टिंग एजेंसी है और दूसरा नालायक टेस्टिंग एजेंसी है। नॉन ट्रस्टिंग इसलिए है कि इन पे कभी ट्रस्ट नहीं कर सकते कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, और नालायक टेस्टिंग एजेंसी इसलिए है कि इनसे पेपर सेट नहीं हो रहे हैं ठीक से, ऐसे क्वेश्चन रख दिए जा रहे हैं एटम्स का, और मतलब ऐसे कि अरे आपको मालूम है कि एक तो ये बड़ा इनका अलग सा ही जो कॉन्सेप्ट है कि बच्चे बढ़ गए तो कंपटीशन बढ़ गया। सिंपल सा मैथमेटिक्स है इसका कि ये लोग बोल रहे हैं कि 3 लाख बच्चे बढ़ गए, मान लेते हैं 20 लाख बच्चे थे तो इस साल 4 लाख बच्चे बढ़ गए तो 24 हो गए, तो 20% बच्चे बढ़े, तो कंपटीशन भी 20% से बढ़ना चाहिए था। यानी जिस बच्चे के 10,000 रैंक थी उसकी 12,000 आनी चाहिए, जिसकी 13,000 है उसकी 16,000 17,000 आनी चाहिए। अब 631 पे मेरे 13,000 रैंक मुझे लग रहा था आते। तो क्या कौन सा कॉलेज मिलता आप? मेरे को 13,000 पे कहीं ना कहीं नॉर्थ इंडिया में कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाता 13,000 पे, लेकिन इस बार मैंने सोचा था कि कंपटीशन बढ़ेगा तो 16,000 होगा तो साउथ में कहीं मिलेगा, बट इस बार तो 47,000 पूरा रैंक पहुंच गया। इसमें तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तो छोड़िए, डेंटल भी नहीं मिलेगा। तो वो था, लास्ट टाइम मेरे 600 पे 29,000 रैंक थी और इस बार 631 पे मेरे 47,000 रैंक है। मतलब साल भर का मेहनत तो ऐसे ही एनटीए ख़त्म कर गया। सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि एक तो आप क्या करते हैं, और एक जो आपका बच्चा है जैसे आपने बताया कि 3-4 साल से कोचिंग करा, तो कितना फ़ीस उनका लगा, और जो फ़ीस देने के समय फिर इस तरह की जो स्थिति बनी? मेरी दुकान किराने की है और मेरी जो फीस जाती थी बच्चे की 1.5 लाख के समथिंग, जैसे 1 लाख के समथिंग थी, और फिर बाकी आना जाना किराया वराया लेके मैं मान लेता हूँ 1.5 के आसपास आना जाना दिल्ली से डेली अप डाउन करता था मेरा बेटा। तो 3 साल उसने कोचिंग करी है। पहले अटैम्प्ट में उसके जब कोचिंग ली थी, पहली बार जब 12वीं करके उसने दिया था तो 275 नंबर आए थे, उस टाइम कोचिंग नहीं ली थी उसने। फिर ड्रॉप किया तो उसमें हमारे आए थे 436 नंबर आए थे शायद, और उसके बाद फिर हमारे बच्चे के आए 536 नंबर, और फिर पिछली साल की बात है 593 आए थे। तो हमने पिछली साल ही सोचा था 593 पे हो जाएगा, बाकी पिछली बार भी क्या कहते कट ऑफ बढ़ गई 10 से 15 नंबर, तो रह गया वो। तो इस साल हमने सोचा था 620 आए हैं तो डेफिनेटली हो जाएगा। अब तो कहीं भी जैसे उस टाइम 23-24 हज़ार तक रैंक तक बच्चों के एडमिशन हो जाते हैं, हमारे हरियाणा में भी हो जाते हैं, यूपी में भी हो जाता है, क्या कहते हैं 23-24 हज़ार तक। तो हमने कहा इस रैंक पे आ जाएगा हमारे बच्चे के, मैंने कहा 18,000 रैंक आएगी 620 पे पिछले साल की रिकॉर्डिंग। मैंने कहा बढ़ता भी है, मान लो तो 1000 रैंक भी बढ़ गई, 19,000 पे रैंक पे भी आएगा, 20 पे भी आएगा तो कॉलेज मिल जाएगा। तो किस टाइप का मेंटल स्ट्रेस और से गुजरना पड़ रहा है आपको
मैडम पढ़ता है, जब आपके बच्चे प्रिपेयर करते हैं? मैडम जब बच्चा पढ़ता है ना इस लाइन में जब तैयारी करता है, तो खाली बच्चा ही तैयारी नहीं करता, उसके पेरेंट्स भी तैयारी करते हैं। उनको दिन रात चिंता लगी रहती है कि बच्चा हमारा लगा हुआ है, और बच्चे इतना पढ़ते हैं कि यूँ भी डर लगता है कहीं ये बीमार ना पड़ जाए। मेरा बच्चा इतना पढ़ता था, जैसे सवेरे उसने 9 बजे उठना और नहा आके नाश्ता वास्ता करना, उसके बाद क्या कहते पढ़ाई पे बैठ जाना, फिर उसने उतना ही टाइम निकालना 10-20 मिनट खाने पीने के लिए जो भी है, फिर लगे रहना, और रात के 2-2 3-3 बजे तक पढ़ना उन्होंने। और एक डर भी लगता है बच्चों के बारे में कि इतना पढ़ रहे हो तुम, कहीं मेंटली डिस्टर्ब ना हो जाओ। तो उस चीज़ को देख के पेरेंट्स भी डरते हैं। अच्छा, पेरेंट्स कुछ कह नहीं पाते, बच्चा मेहनत कर रहा है, तो उनको भी ये होता है कि चलो मेहनत कर रहा है तो आगे निकल जाएगा, कोई बात नहीं, पैसे लग रहे हैं, ले दे के आदमी लगा ही लेता है। बाकी क्या कहते हैं, जब इस कगार पे पहुंच के कहते हैं, जैसे नदी में हम तैरना जानते हैं ना, तो तैरते हुए हम किनारे तक तो पहुँच गए और किनारे पर जाके डूब गए। वो कहानी हमारे साथ हो रही है। करीब 4.5-5 लाख रुपए आपका हाँ जी, पूरा बच्चे पे खर्च हुआ और ये समय बर्बाद हुआ। हाँ जी। अच्छा, आप लोगों की आज जो है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात हुई, उस मुलाकात में कौन कौन लोग थे, अगर बता पाए तो? ये आप 2 तीन बच्चे लोग? गए थे, बाद में अंकल जी को बुलाया गया। 3 लोग थे। तो क्या बातचीत हुई, आपने क्या ज्ञापन दिया, उसके बारे में थोड़ा बताइए। मैं सर से बोला कि सर जो मतलब आप तो सिर्फ जो 1563 बच्चे हैं सिर्फ उनको ही देख रहे हैं, आप बिल्कुल मानने को तैयार ही नहीं है कि जो पेपर लीक हुआ है उस पर बिल्कुल आप एक्शन ही नहीं ले रहे हैं, आप मतलब सोच ही नहीं रहे कि पेपर लीक भी हुआ है। फिर बोले कि हाँ आज मैंने भी इन्वेस्टिगेट किया है तो पता चला कि हाँ पेपर लीक हुआ है बिहार में और गोधरा वाला। तो हमने कहा सर आपको जब पता चल गया है कि पेपर लीक हुआ है तो आपको इस पर एक्शन लेना चाहिए। तो बोले कि वो चीज़ जो है सुप्रीम कोर्ट में चल रही है और उस पर कार्य चल रहा है। तो हमने कहा कि सर सुप्रीम कोर्ट तक तो हम जा नहीं सकते ना, तो सुप्रीम कोर्ट में तो फिर ऐसे कैसे हम तो जा नहीं सकते, क्योंकि 4 से 5 लाख रुपए एक एडवोकेट लेगा उसके लिए, और वो तो हम कर नहीं सकते ना, एक बार में दे नहीं सकते उसको 4 से 5 लाख रुपए। तो हमने कहा कि सर फिर आप इस चीज़ को डील करिए ना, हमारी आवाज़ को आप उठाइए। तो अब बोल रहे हैं कि 41 जो है PIL फाइल हो चुकी हैं और इस पे कोचिंग वाले ज़्यादा एक्शन ले रहे हैं। तो हमने कहा अगर कोचिंग वाले एक्शन ही ना लेते तो फिर तो हमारी PIL ही कौन फाइल करता, क्योंकि हम तो फाइल करवा नहीं सकते हैं। कम से कम कोचिंग वालों ने फाइल तो कराई है हमारी PIL, अब तो कम से कम वो सपोर्ट तो कर रहे हैं हमारा। तो अगर वो PIL फाइल ही ना कराते और ये बातें उठाते नहीं तो शायद आप 1563 वाला मामला भी सॉल्व नहीं करते। पता ही नहीं चलता कि 1563 वाला जो मैटर है इसको तो आप सॉल्व ही नहीं करते जब तक अगर हम लोग आवाज़ ना उठाते। तो हमारे साथ कितना इंजस्टिस हुआ था आपको नहीं पता है, और आपको लग रहा है कि सिर्फ ये 1563 बच्चों का मामला है, तो 1563 बच्चों का नहीं 25 लाख पूरे परिवारों का मामला है। तो सारी बातें करी तो हमने कहा सर सुप्रीम कोर्ट पर आप ही हमारी बात को उठाएं। तो उन्होंने कहा हाँ आपकी बात को हम उठाएंगे, आपके हक में ही फैसला आएगा, कुछ ऐसा ही करने का हम सोच रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से बड़े हम भी नहीं हैं। कोई डेफिनेट आंसर नहीं था उनका, कोई बहुत ज़्यादा डेफिनेट आंसर नहीं था। वो आज हम बता दें कि इतने कुछ 8-10 दिन से ये मामला चल रहा है और कल पहली बार धर्मेश प्रधान जी का बयान आया इस चीज़ के ऊपर कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन आज वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि कुछ हुआ है। आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? यस मैम सबसे पहले तो जो हम गए थे हमने अपनी जो भी प्रॉब्लम्स थी इनिशियली से लेके अब तक की सारी प्रॉब्लम्स बताई थी। उन्होंने इस चीज़ को सोच कर ये कहा था कि सबसे पहले तो जो हमारा रेनीट का डिसीजन है और CBI जांच का डिसीजन है ये सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा, और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा वही आपको मानना पड़ेगा, वही हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि वही सर्वोच्च न्यायालय है। और उन्होंने ये भी कहा एग्ज़ाम लीक को लेकर कि इन सब चीज़ों के ऊपर 41 पटिशन्स डली हुई हैं, उन चीज़ों पर डिसीज़न आएगा अभी, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई थी कि NTA में इस चीज़ में जितने भी लोग शामिल होंगे जांच में पता चलेगा तो हम उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करेंगे। चूँकि ऐसा बोला तो उन्होंने है, लेकिन ये कोई मालूम है हमारा जो सोचने का नज़रिया है उनका सिर्फ बोलने का मतलब ये था कि मैं एज ए 9 दिन हो गए मुझे आए हुए, तो 9 दिन से मैं प्रोटेस्ट कर रहा हूँ, हर जगह पे मैंने प्रोटेस्ट की है और बच्चों को जोड़ने का प्रयास किया। पर डे बच्चे बढ़ते हैं, लेकिन आज जो आया वो कल ले आता। ये 2 बच्चे ऐसे हैं जो पर डे आते हैं और वो इस हमें हर जगह देखते हैं, फिर सारी जगह जाता है। जंतर मंतर पे धरना दिया, मैंने एप्लीकेशन देके बैठा हूँ और मैं NTA के दफ्तर पे 2 बार गया हूँ, 2 बार यहाँ पे आया हूँ, मतलब परमानेंट दौड़ता हूँ। तो उनका मतलब था ये बंदा अगर दिल्ली से मूव कर जाए कैसे करेगा, तो इस तसल्ली बनाइए। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनका मतलब था कि इन्हें तसल्ली करा दो तो ये कि बैठ जाए और ये मैटर धीमे धीमे डाउन हो जाए। आप ऐसी समुदाय से आते हैं जैसा आपने बताया ना, तो एक तो यहाँ इस देश में दलितों की बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, हालांकि स्ट्रगल सबका बराबर है, ये भी बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, है ना। इस बीच आपने पढ़ाई करी एक ऐसी समुदाय से होने के बावजूद, है ना। लेकिन उसके बाद मान लीजिए आपका एक तो ये सब पंगा हो गया कि भाई
जो भी कथित धांधलेबाजी हुई है, ये इस बीच कई बार होता है कि आपका नंबर आ जाता है तो फिर ये होता है कि भाई आप रिजर्वेशन से आ गए, है ना। इस तरह की बड़ी समस्याएं होती हैं। लेकिन इस बीच इस तरह का जो ये पहला पड़ाव जो आप पार करने वाले थे, वहीं इस तरह की खामियां जो है वो सामने आई हैं, तो आप कैसे देखते हैं इसे? ये सर हुआ है, कई बार हुआ, क्योंकि अभी जब हमारा पेपर हुआ था, जब हम पेपर के बाद नंबर लगाए थे, तो मेरा एक दोस्त है, तो उससे हम वो पूछा, वो मार्क्स पूछ लेते हैं कि तेरे कितने बने, तेरे कितने बने। तो मैंने बताया, मैं क्योंकि पेपर से पहले 559 बनने थे मेरे, तो ये कह रहा तुम तो कार्ड पे खेल रहे हो, तुम्हारा तो हो जाएगा। उसके 350 मार्क्स हैं बस बेसिकली। लेकिन मुझसे सिर्फ यही बोला, हमसे ना ये बोला जाता है कि वो SC जनरल हो। का बच्चा है। हाँ, वो जनरल का बच्चा है कि वो तो तुम तो SC हो, तुम्हारा तो हो जाएगा, तुम्हें तो 450 पे ही मिल जाएगा, तुम्हें तो 450 पे ही मिल जाएगा। लेकिन उन्हें कौन बताया 450 तो मेरे पिछली बार भी थे, पिछली बार नहीं मिला मुझे। तो एक जो वो बना रखी है ना मानसिकता कि SC वाला है तो हो जाएगा, इसे नंबर की ज़रूरत नहीं है, फ्री में मिल जाएगी इसे तो सीट। लेकिन वो बहुत कई बार हुआ है, क्योंकि जिससे भी बात करो, अरे तू SC है, तेरा तो हो जाएगा। ये चीज़ें तकलीफ देती सब हैं। बहुत ज़्यादा। हमको सिर्फ अब मेहनत नहीं देखी जाती ना, फिर हमारा कार्ड देखा जाता है बस कि तुम SC हो। मेहनत करी 550 नंबर, अगर पिछले साल ही होते तो 550 नंबर बहुत थे। अब क्या कह रहे हैं, SC हो जाता है, 450 पे मिल जाएगा तुम्हें, तो 350 पे यही कह देते हैं, 350 पे ही मिल जाएगा तुम्हें तो तकलीफ़ क्या, फिर मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है इन चीज़ों के लिए। तो काफ़ी चीज़ें इग्नोर करनी पड़ती हैं, क्योंकि बड़ा लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हैं, इन छोटे मोटे पे देखेंगे तो क्या फ़ायदा पड़ेगा हमारा। तो कूल रहना पड़ता है थोड़ा सा, कोई बात नहीं। अब चीज़ें है ना, कामयाबी शोर मचा देगी, कार्ड पे मिले हैं कैसे मिला तो सही, अब आपको जो सोचना वो सोच लो। सही बात, आगे बढ़ना है तो इन हाँ। छोटी मोटी चीज़ों से पार पाना पड़ेगा। कितना आपके फीस पे कितना खर्च होता है, कितना साल से आप तैयारी कर रहे हैं? मैं 4 साल से तैयारी कर रहा हूँ और लगभग 1.5 लाख तो कोचिंग वाला फीस ले लेता है। फिर हॉस्टल में तो इससे भी ज़्यादा चला जाता है। होता क्या है कि अपन सोचते हैं कि अगर एक बड़े इंस्टीट्यूट में पहुंचेंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन वहां जाके बच्चा जो बहक बहुत जल्दी जाता है। बहकता कैसे, मतलब पढ़ रहा है फिर भी बहक जाता है। मतलब आपके साथ एक यही सिचुएशन आए कि आप बहुत पढ़ रहे हैं लेकिन आपको लग रहा है कुछ नहीं रहा है। इस सिचुएशन को भी फेस करना पड़ता है अगर आप बहुत बड़े इंस्टीट्यूट में चले जाते हैं। होता क्या है कि वो सिर्फ प्रिपरेशन कराते हैं फर्स्ट रैंक के लिए, इस चीज़ को कोई नहीं देख रहा है। इसीलिए तो इस बार कोचिंग वालों ने क्यों देर में एक्शन लिया, एलन ने देर में एक्शन क्यों लिया, क्योंकि उनको 23 बच्चे जो है मिल रहे थे फर्स्ट रैंक से। वो सोचते हैं कि हम फर्स्ट रैंक अपनी चिपका देंगे तो हमारा बार बार बच्चे अट्रैक्ट होकर हमारे पास आएंगे। तो वो सिर्फ एक क्वेश्चन के पीछे पड़ जाता है। कौन से क्वेश्चन के पीछे, जो बाहर से आएगा, जबकि 179 क्वेश्चन जो बिल्कुल अंदर से आ रहा है। अगर आप उतने कंटेंट पे फोकस करा दें तो हर बच्चा 600 प्लस अच्छा नंबर ले आए। लेकिन आप क्या करते हैं कि आप उसके साथ में इतना एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं कि हमें पता नहीं चलता कि सिलेबस कितना डिफाइन है। जो डिफाइन सिलेबस है आप उसको बीच बीच में लेके आ रहे हैं। एक पैरा आपने उसका पढ़ा आपने सिलेबस का, 2 पैरे उसके साथ में आपने एक्स्ट्रा पढ़ा दी, तो हमें तो नहीं पता ना कि ये सिलेबस से बाहर है। तो हम जितना मेहनत उस पर कर रहे हैं उतनी मेहनत एक्स्ट्रा वाले पे भी कर रहे हैं। तो हमसे एक्स्ट्रा मेहनत इतनी ज़्यादा करवा ली जाती है कि बच्चों को 450-500 नंबर लाने में भी तड़प आ जाती है कि बहुत पढ़ रहा है, 15-15 घंटे 16 घंटे दिन रात पढ़ रहे हैं, लेकिन नंबर नहीं आ रहे टेस्ट में, क्योंकि वो इतना एक्स्ट्रा पढ़ा देते हैं तुमको कि वो सोचते हैं कि अगर शायद इसी क्लास में मेरा फर्स्ट रैंक वाला बैठा हो, शायद इसी वाले में मेरा फर्स्ट रैंक बैठा हो। एक बार क्या होता, आपने 2017 की बात है, प्रिंस चौधरी, उसकी 5th रैंक आई थी। तो उसकी 5th रैंक आई थी तो उसका एक क्वेश्चन गलत हो गया था। तो उस क्वेश्चन को पढ़ाने वाले टीचर के ऊपर उसने ब्लेम कर दिया कि इस टीचर ने हमको ये क्वेश्चन पढ़ाया नहीं था। वो क्वेश्चन थोड़ा एक्स्ट्रा मतलब सिलेबस से आ गया था। तो एक क्वेश्चन के पीछे उस टीचर की नौकरी छीन ली गई, मतलब उस बंदे की नौकरी छीन ली कि इसने ये क्वेश्चन इनको पढ़ाया नहीं। तो वो इसलिए टीचर के ऊपर खुद प्रेशर है कि हमको जो 20 मॉड्यूल दिए हैं, जबकि सिलेबस केवल इतना है, मतलब 4 किताबें फिजिक्स की, 4 किताबें बायो, 2 किताबें बायो की और 4 केमिस्ट्री की, और लेकिन वो 20 मॉड्यूल दे रहे हैं। 20 मॉड्यूल के बाद में कितनी सारी DPPs दे रहे हैं, वो एक्स्ट्रा ही दे रहे हैं। मतलब आप अगर इतना पढ़ेंगे तो आपकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, और आप अगर इतना पढ़ेंगे तो एफिशिएंसी कम हो जाएगी। लेकिन वो इतना पढ़ा देते हैं कि तुम्हारी एफिशिएंसी बहुत डाउन हो जाती है। अब हाँ, जो बच्चा बहुत टाइम से इसी चीज़ में लगा हो तो वो उस चीज़ को भी कवर कर ले जाता है, लेकिन इस चीज़ पे कोई ध्यान नहीं देता कि बहुत पढ़ना पड़ता है, उसके बाद भी कुछ समझ नहीं आ रहा। कल आप क्या करते हैं, थोड़ा अपने बारे में बताइए, और कैसे बच्चे की फ़ीस से लेके और पूरा आप जो है तैयार रहते हैं कि बच्चे को पढ़ाना है 3-4 साल से, क्योंकि आपका बच्चा जी ऐसा होता है ना कि मैं किसान हूँ और प्योर किसान हूँ। कुछ लोग होते किसान भी होते हैं, या जॉब करते हैं या व्यापार करते हैं। मैं नहीं व्यापार करता हूँ नहीं जॉब करता हूँ, मैं किसान हूँ और बड़ी फैमिली, हमारी 6 बच्चे हैं। और हम लोग जब कहीं एक जगह इन्वेस्ट करते हैं तो कई जगह पे हम लोगों को रोकना पड़ता है, कहीं खर्चे नहीं कर सकते हैं। कुछ ऐसे होते हैं ना कि ये खर्चे रोक दो क्योंकि इसकी फ़ीस तो देनी है। तो इसके चक्कर में इसके छोटे भाई को मैंने गुरुकुल में पढ़ाया, मैंने उसकी फ़ीस ही नहीं भर पाई, क्योंकि उसकी फ़ीस कहाँ से भरेंगे, फ़ीस तो इधर कोचिंग में दे दी मैंने, जो मेरे पास बन सका मैंने वो प्रयास किया। तो इसके चक्कर में उसके साथ नाइंसाफ़ी हुई,
वो दिल्ली के सुधांशु जी गुरुकुल पढ़ता है, जहाँ मुझसे फीस नहीं पड़ती है। एक को मैं एक्स्ट्रा फीस दे रहा हूँ, एक को मैं फीस ही नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि पैसे नहीं हो पा रहे। ऐसे कई हक हम लोग अपने अपने मार देते हैं कि हमारा बच्चा आगे आ जाए। आप जिस तरीके से सरकार को देखते थे या जिस तरीके से अब सिस्टम को देख रहे हैं, आप 10 दिन से आप बता रहे हैं कि किस तरीके से आप लोगों का स्केड्यूल हिला हुआ है, आपका क्या कुछ परसेप्शन बदला है या नहीं बदला है, या अब कैसा, अब एकदम करीबी से देख रहे हैं आप सिस्टम को? मैं पहले, मेरे फादर कहते थे हर साल की इन चीज़ों में धांधलेबाजी काफ़ी ज़्यादा चलती है, बट मैं उस चीज़ पर यकीन नहीं करता था, उनसे बहस हो जाती थी मेरी इस चीज़ पर। बट इस साल जब ये मेरे को बड़े लेवल पर दिखा तो मेरे को भी इन चीज़ों पर विश्वास हो गया कि इस चीज़ में इंटरनल सेटिंग्स भी होती हैं, कि ये OMRs फिल कर दी जाती हैं बच्चों की और सीट्स बिक रही हैं। तो इस चीज़ों पर मुझे इस साल बिलीव हुआ है कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही हैं इस टाइम पर, और इस ईयर तो बहुत ही ज़्यादा हो गया, क्योंकि मैम ऑलरेडी पुलिस पेपर लीक हुआ था यूपी के अंदर, हमें वहीं से डर लग गया था कि हमारा नीट एग्ज़ाम लीक ना हो, और वही चीज़ हुई यहाँ पर। इतना बड़ा एग्ज़ाम लीक हो गया, इतना बड़ा मेडिकल एग्ज़ाम है ये, और इस चीज़ को ही लीक करा दिया जाएगा तो देश की स्वास्थ्य सेवा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल, आप बताइए, क्या आपको जिस तरीके से आपका सिस्टम को लेके क्या परसेप्शन बदला है? बिल्कुल मैम, सरकार से तो एजुकेशन सिस्टम में देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि देश में 2 चीज़ों की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है अभी तो। एक तो एजुकेशन सिस्टम और एक हेल्थ सिस्टम, कि अगर किसी का हेल्थ सही है और एजुकेटेड है तो देश का डेवलपमेंट होगा। और गवर्नमेंट ने बिल्कुल तसल्ली से दोनों को हालत ख़राब किया है। ये बच्चा जो हमारा उस दिन गया था उनके पास, सुबोध कुमार जी के पास, वहाँ कोई अच्छा जवाब नहीं मिला, लेकिन एक जवाब उन्होंने दिया था। इन्होंने कहा कि आपने रिजल्ट 10 दिन पहले तैयार कैसे वो दे दिया, 4 को क्यों दिया? तो कहा मेरा रिजल्ट तो 22 को तैयार हो गया था। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, यदि सुबोध कुमार जी ने 22 को कहीं रिजल्ट रिलीज कर दिया होता 22 तारीख को, तो ये जो 240 हैं वो 100 के भीतर हो जाते। मैं सपोर्टर हूँ, बदल जाता। मैं सपोर्टर हूँ लेकिन ज़रूर बदल जाता, क्योंकि परसों वो लड़की भी एक वहाँ कह रही थी कि मुझे आज बड़ा दुख हो रहा है कि मैंने बीजेपी को वोट दिया। मैंने भी आज खुले मन से उनके सामने भी कहा कि मैंने वोट दिया है, सपोर्ट किया, लेकिन आज बड़ा कष्ट हो रहा मुझे। बट अभी आपने बुलाया, बैठा लिया तो थोड़ा तसल्ली हुई, लेकिन मन में कष्ट है कि निर्णय नहीं मिला, न्याय नहीं हो रहा। तो आप ये कह रहे हैं कि आपको बीजेपी को लेके थोड़ा ट्रस्ट? हाँ, मतलब बहुत माइंड, क्यों जो था वो अच्छा है, अब डालेंगे नहीं वोट, जो होता रहेगा जो भी हो। सर, आपको सरकार और सिस्टम को लेके आपका हमेशा से ये ओपिनियन था या चेंज हुआ है? मैडम, ये तो मेरे को शुरू से ही है कि बीजेपी सरकार सरमाएदारों की है, हम मीडियम आदमियों की नहीं है, गरीब आदमियों की नहीं है। अगर ये मीडियम आदमी के बारे में सोचती तो शायद आज हमारे बच्चे सिलेक्ट हुए होते इतनी मेहनत के बाद, और शायद हम आगे तो बीजेपी को वोट कभी देंगे ही नहीं। आगे की क्या तैयारी है, क्योंकि आप दिल्ली से बाहर के हैं, बहुत सारे लोग यहाँ, क्या वापस जाएंगे क्या यहाँ पे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से कहा है कि जो री एग्ज़ाम होना है कुछ बच्चों का, उससे आप संतुष्ट हैं? आप वापस जाएंगे या फिर ये जो आंदोलन वाला रास्ता आपने अपनाया है वो जारी रहेगा? सर, हम अभी नहीं हटेंगे जब तक सुप्रीम कोर्ट का और सरकार का फैसला नहीं दिखाई देता ना। हम हो सकता है कल या परसों से पैदल मार्च करेंगे रीनीट के लिए। क्यों, हमें धरना तो देने के लिए जगह नहीं मिलेगी, चलने से कोई रोक नहीं सकता शांतिपूर्वक, कि चलने से भी कोई रोक देगा दिल्ली के अंदर। मैं ये बोल रहा था कि ये 563 कैंडिडेट का रीनीट करवाया है सुप्रीम कोर्ट ने। हाँ सॉरी, 1563 कैंडिडेट का रीनीट करवाया है। इसमें रैंक से तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, और जो बीच में मतलब इतना रैंक का इन्फ्लेशन हुआ है, तो मुझे लगता है कि पेपर मास लेवल पे लीक हुआ है, गवर्नमेंट इसे छुपा रही है। मतलब एक छोटे मुद्दे को एक्सेप्ट करके गवर्नमेंट ने बड़े मुद्दे को दबा दिया है। ठीक है, तो 1563 बच्चों के रीनीट से ऐसा कुछ मुझे नहीं लग रहा कि कुछ होने वाला है। यही है कि मतलब एक छोटा सा गलती उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और बड़ी गलती दबा दी। तो इस चीज़ को प्रॉपर मुझे लगता है किसी एक इंडिपेंडेंट एजेंसी जैसे CBI की उसको जांच होनी चाहिए कि ऐसा मतलब कि क्या सही में पेपर लीक हुआ है, जैसे पटना में हुआ है, और उसके बाद क्या कहते हैं गुजरात में हुआ है। उसमें जो 13 लोग पकड़े गए हैं, वहाँ पे एक BPSC का भी जिसने पेपर लीक कराया था, वो 110% उसके कॉन्टेक्ट्स बहुत अच्छे होंगे। तो पेपर मुझे लगता है मास लेवल पे लीक हुआ है। तो इस मास लेवल पे लीक जो पेपर हुआ है, इस एंगल से एक बार जांच हो और फाइनल डिसीजन आए, और रीनीट दोबारा हो, कम से कम एटलीस्ट जो शुरू के 2.5 लाख या 3 लाख रैंक के बच्चे हैं उनका हो, एटलीस्ट उन बच्चों के साथ तो हो जो कंपटीशन के अंदर है। जैसा कि आपने देखा हम लोगों के डिस्कशन में, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ चुका है कि जो
1563 बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिया गया है, उनके आगे 2 चॉइसेस रख दी गई हैं। बट ये मामला यहीं पे एंड नहीं होता है, इट्स अ मच बिगर इशू, क्योंकि नीट एग्ज़ाम के वक्त भी हमें देखा गया था कि 2 जगह काफ़ी स्टेट से ऐसे मामले आए थे कि पेपर लीक्स के मामले, जैसे कि गुजरात, उड़ीसा, पटना। तो ये इतना छोटा मुद्दा नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस का एक इन्वेस्टिगेशन था कि पिछले 5 सालों में 51 डॉक्यूमेंटेड इंसिडेंट्स है ऑफ पेपर लीक्स, जो कि 1.5 करोड़ बच्चों को इफ़ेक्ट करते हैं और उनकी जॉब्स को। So it's a much bigger issue. It needs an independent investigation, and it is like, as you have seen in this discussion, कि ये सब बच्चों को individually कितना impact करता है. So and we'll keep following this story, but all of this is possible because you pay to keep news free. As a reminder to you, we don't take any government or corporate ads. We are totally independent news platform, which is totally dependent on our subscribers. Thank you. आपको उन मीडिया संस्थानों को समर्थन देना होगा जो सरकारी विज्ञापनों पर निर्भर नहीं है। न्यूज लॉन्ड्री ऐसा ही मीडिया प्लेटफॉर्म है। हम किसी से विज्ञापन नहीं लेते। न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करने के लिए newslaundry.com/subscription पर जाएं और अपने मन मुताबिक राशि चुनें। न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें और गर्व से कहें, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।